हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप सभी वेल अवेयर हैं कि हाल ही में ही अमित शाह जी ने, जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि आहिस्ता से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और खासकर असम, मणिपुर और नागालैंड के रीजन में जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उसे आहिस्ता से उठा लिया जा रहा है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि दरअसल ये पूरा मामला था क्या और हम अफस्पा के से रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट से प्रावधान क्यों इसे कंट्रोवर्शियल माना जाता है और इससे रिलेटेड और भी चंद सी इंपॉर्टेंट सी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसे शेयर कीजिएगा। तो आप सभी वेल अवेयर हैं, पिछले चंद दिनों से न्यूज चैनल्स में भी कंटिन्यूअसली आप इसे देख रहे हैं कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो है अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को जो है वो विड्रॉ करने का डिसीजन लिया हुआ है फ्रॉम द सेवरल एरियाज ऑफ असम, मणिपुर एंड नागालैंड। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं पूरे स्टेट्स के, वो सभी बहुत ही खुश हैं। एंड इवन जो एट वन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो कि इस अफस्पा के अगेंस्ट एक पोस्टर गर्ल रही थी इरोम शर्मिला, उन्होंने भी अपनी खुशी जो है वो कहीं ना कहीं जाहिर की हुई है कि इन रियल टर्म्स डेमोक्रेसी अब आहिस्ता से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज, हाल ही में ही अगर आपको याद हो तो असम और मेघालय के बीच दरअसल एक बाउंड्री डिस्प्यूट था। पिछले 50 सालों से डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन वो हाल ही में ही रिजॉल्व किया गया था। दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने अग्रीमेंट जो थे वो शेयर किए हुए थे, तो इसे बहुत ही एक हिस्टोरिक सा रेजोल्यूशन माना जा रहा था। और अमित शाह जी ने तो ये भी कहा हुआ था कि डिस्प्यूट फ्री नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनाने में ये बहुत ही जबरदस्त सा हमें सपोर्ट देगा। और स्पेसिफिकली इसी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के 2 दिन बाद ही यानी कि थर्सडे के दिन जो है अमित शाह जी ने ट्वीट किया हुआ था कि हम मेजर डिसीजन ले रहे हैं कि खासकर असम, मणिपुर और नागालैंड में से मेजर रीजन्स में से अफस्पा को हटाया जाएगा। तो इसी के चलते हुए कई न्यूज चैनल्स में भी कवरेज आपने देखा होगा कि 15 पुलिस स्टेशन इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड, जो कि लगभग नागालैंड का पूरा 25% इससे पहले जो अफस्पा के अंडर था वो अब फ्री फ्रॉम अफस्पा हो जाएगा। एंड 15 पुलिस स्टेशन एरियाज इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर में भी जो है लगभग इसी टाइप का हमें रिडक्शन देखने को मिला हुआ है मणिपुर यहाँ पर। और सिमिलरली असम में सबसे ज्यादा चंक जो है इस अफस्पा का हटा दिया गया है, दैट इज 23 डिस्ट्रिक्ट जहां पर एंटायरली और एक डिस्ट्रिक्ट पार्शियली इन असम हैज बीन रिमूव्ड, वेयर एज दिस विड्रॉवल stands for around 60% of the state's area। तो बहुत ही भारी भरकम चंक जो है असम के रीजन को इस अफस्पा एक्ट से पार्शियली या फुल्ली फ्री किया गया है। सो दीज वर द 3 मेजर इंपॉर्टेंट स्टेट्स जहां पर ये पहले अफस्पा लगाया गया था, अभी इन्हें हटाया जा रहा है। और आप सभी बेहतर जानते हैं कि हाल ही में दिसंबर 2021 में बहुत बुरी तरीके से नागालैंड में क्लैश हुआ था, जहां पर अफस्पा ऑलरेडी लगा हुआ है। नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर 6 सिविलियंस जो है वो पूरी तरीके से एनकाउंटर में गन डाउन किए गए थे, उनकी मौत हुई थी। सिक्योरिटी पर्सनल पर भी कई लांछन यहां पर उठाए गए थे। सिमिलरली वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल्स और सिविलियंस के बीच इस वायलेंस के होने के बाद फिर से झड़प हुई थी, रिटेलिटरी वायलेंस। तो वहां पर अगेन 7 सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल्स की भी मौत हमने देखी हुई थी। तो उस दिसंबर के क्लैश के बाद जो है अगेन थोड़े दिन के लिए अनाउंस किया गया था कि अफस्पा एक्सटेंड किया गया नागालैंड में, लेकिन अब इस तरीके का एक मेजर डिसीजन आना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये लगभग सरप्राइजिंग भी है और एक बहुत ही जो है स्पेसिफिकली एक अच्छा स्टेप भी, प्रोग्रेसिव स्टेप भी माना जा रहा है। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो पहले कब से इन स्टेट्स में ये अफस्पा जो है वो लगाया हुआ था, जो कि हम डिस्टर्ब्ड एरियाज भी कहते हैं इस एक्ट के तहत। जहां कहीं पर भी अगर भारत सरकार को लगे कि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और यूनिटी को हार्म पहुंचती है, तो वहां पर इसे एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अनाउंस किया जाता है। हम उसके बारे में भी फर्दर पढ़ेंगे। तो अफस्पा जो है असम में सिंस 1994 में था, नागालैंड में सिंस 1995 और मणिपुर में खासकर जो इम्फाल म्युनिसिपैलिटी एरिया है, जो कि इम्फाल मणिपुर का कैपिटल है, तो वहां पर सिवाय वहां पर पूरे मणिपुर स्टेट में जो है सिंस 2004 ये अफस्पा का एक्ट जो है वो लगाया गया था। डिस्टर्ब्ड एरियाज वहां पर नोटिफिकेशन जारी किए गए थे और बहुत ही प्रोग्रेसिव सा स्टेप इसे माना जा रहा है, क्योंकि सिंस 2015 भारत सरकार जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव से स्टेप्स ले रही थी अगेन टाइप्स नॉर्मलाइज करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट और इंसर्जेंसी मूवमेंट्स और मिलिटेंसी के एक्सट्रीम मूवमेंट्स जो है ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार अपने स्पीचेस वगैरह में भी हाईलाइट किया हुआ था कि यस, ये एक ऐसा रीजन था जिसे हमें बहुत पहले से ही इस पर कॉन्सेंट्रेशन देना था, लेकिन बहुत ही कम हमने इस पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था। तो
2015 में ही सरकार ने सबसे पहला मेजर स्टेप लिया हुआ था, जहां पर एंटायरली अफ्स्पा को हटा दिया गया था फ्रॉम द त्रिपुरा एंड द मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश में इसे पार्शियली हटाया गया था। और अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया हुआ था और ये कहा था कि ये जो रीजन्स जो बहुत ही नेग्लेक्टेड थे कई जमाने से, अब जो है वो एक नया एरा जो है वो विटनेस कर रहे हैं, वहां पर पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट आ रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था कि इतने मेजर डिसीजन के पीछे क्या कुछ सोच जो है वो रखी हुई है। तो उन्होंने आंकड़े भी हमें बताए हुए थे कि कई मेजर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे वो ऑलरेडी दे हैव लेड डाउन देयर आर्म्स, वो जो है अब दे आर नो मोर इनकलकेट, वो खुद नहीं है किस तरीके के आर्म्ड रेवोल्यूशंस वगैरह में, और 7,000 से भी ज्यादा मिलिटेंट्स ने जो है वो ऑलरेडी सरेंडर किया हुआ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। और 2014 से जब हम कंपेयर करेंगे तो डेथ रेट्स में भी, खासकर मिलिटेंसी इंसिडेंट्स की वजह से जो डेथ रेट्स हमें देखने को मिले हुए हैं, जो झड़प आसपास होती है सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल के बीच, वो भी बहुत ही कम हुई है। 74% रिडक्शन हमें देखने को मिला हुआ है। एंड सिमिलरली सिक्योरिटी पर्सनल्स के जो डेथ होते थे, जहां पर ये डिस्टर्ब्ड एरिया में जाते थे, वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है 60%, और सिविलियंस की मौत भी जो है डिस्टर्ब्ड एरियाज में हमें देखने को मिली है, इसमें भी बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है, दैट इज 84% रिस्पेक्टिवली। ये खासकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की ही हम बात कर रहे हैं। आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले ये अफ्स्पा के जेनेसिस जो है या फिर इसका ओरिजिन जो है हम थोड़ा बहुत ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अभी तो अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सब कुछ हालात संभल रहे हैं। तो सबसे पहली बार 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब अनाउंस किया गया था, तब हमारे वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो थे, तो उन्होंने वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस ऑफ 1942 पास किया गया था, जिसके तहत क्विट इंडिया मूवमेंट को पूरी तरीके से ब्रूटली सप्रेस करने में पहली बार इस एक्ट की मदद ली गई थी। और सिमिलरली 1947 में आप सभी बेहतर जानते हैं इंडिया का पार्टीशन हुआ था, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे इंपॉर्टेंट सा जो टास्क हमारे सामने था, खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी थे, तो पूरे स्टेट्स को जोड़े रखना था। इंसर्जेंसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट ज्यादा हो रहे थे, तो इस कॉलोनियल एरा के लॉ को जो है हमने कंटिन्यू किया था। 4 इंपॉर्टेंट से ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे, जिसके तहत हमने इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट को रिटेन किया हुआ था, और लेटर ऑन हमने एक एक्ट भी पास किया हुआ था अंडर द सेम नेम, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। लेकिन सबसे मेजर जो चेंज हमें देखने को मिलता था, इट वॉज इन 1958। तो 1958 में सबसे पहली बार गोविंद बल्लभ पंत जी, जो कि यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, वो उस टाइम फ्रेम में हमारे होम मिनिस्टर भी थे, और दरअसल ये यूनाइटेड प्रोविंस या फिर यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने पहली बार फुल फ्लेज्ड एक बिल जो है इस पार्लियामेंट में लाया हुआ था और पास करवाया हुआ था, जिसे एज ऑफ नाउ जो कि नॉर्थ ईस्ट में हम फुल फ्लेज्डली देख रहे हैं। तो पहले इसे आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958 कहा जाता था। गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो इंट्रोड्यूस किया हुआ था एक्ट, वो दरअसल यही था, आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट। और सबसे पहली बार 1958 में इसका इस्तेमाल किया गया था नागा हिल्स में जो अपराइजिंग हो रहे थे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, उससे डील करने के लिए, और असम में इंसर्जेंसी के मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा हो रहे थे, तो इन दोनों से डील करने के लिए हमने ये एक्ट का इस्तेमाल किया हुआ था। और अब आहिस्ता आहिस्ता से अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को भी फुल फ्लेज्ड हमने इसके परव्यू में लाया हुआ था। तो क्या मेजर इश्यूज हैं? सबसे पहली चीज, अभी तो हमने हिस्टोरिकल जेनेसिस इसका ट्रेस किया हुआ था, तो जैसे कि अब हम सभी देख रहे हैं कि डिस्टर्ब्ड एरिया, कई बार हमें ये वर्ड देखने को मिलता है, तो ये भी अस्फा के ही इस एक्ट के तहत अनाउंस किया जाता है कि जहां कहीं पर भी एक नेसेसिटी फील होती है कि हाँ, इंडिया की सॉवरनिटी को, इंटीग्रिटी को और यूनिटी को कोई भी अगर ठेस पहुंच रही है, चाहे वो कोई एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हो, मिलिटेंसी मूवमेंट हो, इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, तो वहां पर उस स्टेट के गवर्नर जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट उस पूरे स्टेट में या फिर किसी भी उस स्टेट के एक पार्ट में जो है वो इस अफ्स्पा को लगा सकता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। गवर्नर, स्टेट के गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर एक्चुअली द वन हु आर एम्पावर्ड टू इश्यू दिस अफ्स्पा। अगर एक बार किसी रीजन को डिस्टर्ब्ड रीजन की तरह हम अनाउंस करते हैं अंडर द डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1976, तो वहां पर मिनिमम 3 महीने के लिए स्टेटस को मेंटेन करना पड़ता है। स्टेटस को यानी कि पूरी तरीके से जो पहला वाला सिचुएशन था उसी तरीके से, यानी कि किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, पूरी तरीके से स्थगित वहां पर एक्टिविटीज हो जाएंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रीजन भी इसे अफ्स्पा के लिए इसीलिए माना जाता है कि भाई द वेरी बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, इसके वहां पर लोग जो है अपनी बात आगे रखते हैं, वहां पर फ्री मूवमेंट वहां पर होता है, थॉट्स हमारे इजीली हम एक्सप्रेस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जहां पर डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं वहां पर इस तरीके की कोई भी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी।
और एक और दो इंपॉर्टेंट से सेक्शंस हैं जो अप्सपा के बहुत ही कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। सबसे पहले इज एक्चुअली सेक्शन 3 ऑफ द अप्सपा, जो खुले तौर पर यह कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फुल फ्लेज उन्हें अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने आर्म्ड फोर्सेस को, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को हो, वो स्टेट में भेज सकते हैं सिविलियन अथॉरिटीज को असिस्ट करने के लिए। अगेन ध्यान से देखिएगा, सिविलियन अथॉरिटीज को असिस्ट करने के लिए। लेकिन यहां पर फुल फ्लेजली जब एक बार आर्म्ड फोर्सेस आते हैं तो सिविलियन अथॉरिटीज हमें कहीं पर देखने की गुंजाइश ही नहीं होती। पूरा जो है A to Z यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस ही ओवरव्यू देखते हैं। तो एक बार जैसे कि मैंने कहा कि एक बार रीजन अगर डिस्टर्ब्ड एरिया की तरह डिक्लेयर किया जाता है तो मिनिमम 3 महीने तक उसका स्टेटस को उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर एक्ट इज सेक्शन 4 ऑफ अप्सपा, जो कि बहुत ही जबरदस्त से स्ट्रॉन्ग और स्पेशल पावर्स देता है आर्मी ऑफिसर्स को जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज में वहां पर तैनात किए जाते हैं कि वो किसी भी इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, 4 या 5 से ज्यादा लोग कहीं पर भी जमा हो, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वो कर रहे हैं, अगर कहीं पर उस आर्मी ऑफिसर को ये शक आता है कि उनके पास कोई गन्स वगैरह है, कोई एक्सप्लोजिव वगैरह है, तो उन्हें शूट भी कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। तो बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी वारंट के भी इमीडिएटली वहां पर शूट आउट भी कर सकता है जो कोई भी, जिस पर भी सस्पेक्ट किया गया है कि अगर वो लॉ को वायलेट कर रहा है। लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन है कि उस ऑफिसर को पहले वार्निंग देनी चाहिए फायरिंग ओपन करने के पहले। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर अप्सपा एक्ट। और इसी सेक्शन के हिसाब से यह भी कहा गया है कि सिक्योरिटी पर्सनल या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहां पर जो तैनात किए जाते हैं वो किसी को भी बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, और किसी भी घर में, किसी भी ऑफिस, कहीं पर भी वो बिना कंसेंट के जाकर सर्च कर सकते हैं। ऑर्डिनरीली सिविलियन पुलिस की अगर हम बात करें तो पहले हम वारंट पूछते हैं कि भाई वारंट तो दिखाओ, लेकिन जहां पर डिस्टर्ब्ड एरियाज की तरह प्रोक्लेम किया गया है वहां पर ना वारंट पूछ सकते हैं और ना सिक्योरिटी फोर्सेस को वारंट प्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो एक खुली छूट जो है वो यहां पर दी जाती है। अगर किसी पर्सन को कस्टडी में भी सिक्योरिटी पर्सनल अगर लेते हैं तो बस यही कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लाकर आप उसे हैंडेड ओवर कीजिएगा जो कोई भी लॉ को वायलेट कर रहा है। लेकिन कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि कितनी जल्दी ये होना चाहिए। और अगर किसी भी पुलिस ऑफिस, अगर किसी भी आर्मी के ऑफिसर पर कोई भी चार्जेस लगते हैं, अलेजेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कोई भी चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो उस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें जज कोर्ट के आगे भी लाना है तो सबसे पहला उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा। सो दीज आर फ्यू ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस अप्सपा एक्ट। तो कितने एक्ट ऑलरेडी हमने इसके अंदर पास किए गए थे, जैसे कि अभी हमने देखा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 1983 में भी एक एक्ट इसी तरीके का पास किया गया था, खासकर खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट पंजाब के रीजन में चल रहा था, तो वहां पर जो एक्सट्रीम कंटेंट था उसे कंट्रोल करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1983 को पास किया गया था। एंड सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में भी इस तरीके के प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमने आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट 1990 को पास किया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ करेंटली जहां पर अप्सपा लगा हुआ है, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जहां पर आहिस्ता से ये सभी हटा दिया जा रहा है, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर जहां पर आज भी हालत बहुत ही टेंस है। तो देर आर टू काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि हम देखते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चंद लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स को और चंद आर्ग्यूमेंट्स के खिलाफ भी, यानी कि अप्सपा के खिलाफ भी हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सपोर्ट में है अप्सपा के। सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स। देखिए, डिस्टर्ब्ड एरिया की तरह आप तभी प्रोक्लेम कर सकते हैं जब गवर्नर को लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, उसकी यूनिटी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचने की कोशिश हो। तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत ही मदद में आता है अप्सपा, क्योंकि ज्यादातर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और ज्यादातर इंसर्जेंसी मूवमेंट्स इसी के लिए तो बने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अप्सपा जो है वो बहुत ही हमें मदद में आता है। दूसरा, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर इसी तरीके से हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, अगर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस या फिर एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को इसी तरीके से चलने हम देंगे तो शायद ही जिस तरीके से आज हम इंडिया को देख रहे हैं वो शायद ही हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा अगर इस तरीके के इश्यूज को कंट्रोल ना किया जाए। मोरल ऑफ द फोर्सेस, ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सिविलियन पुलिस वगैरह चल रही है, उन्हें असिस्ट करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरियाज की तरह अनाउंस करके हम यहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स को भेज रहे हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जब कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कंट्रोल करना
रहा है तो थोड़ा बहुत एक्सेस पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हर छोटी बड़ी बात के लिए अगर हम वहां पर तैनात जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हैं, अगर उन्हें हम हर छोटी बड़ी बात के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए अगर कोर्ट में लाएंगे तो उनके हमारे फोर्सेस के मोरल जो है बहुत ही लो हो जाएंगे। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स भी ऐसी हैं क्योंकि जो इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, उनके पास भी तो AK-47 बड़े बड़े एक्सप्लोजिव्स होते हैं। तो एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि हम एक फ्री हैंड दें ताकि वो बिना किसी वारंट के हमारे स्पेशल फोर्सेस जाकर सर्चेस करें वहां पर। अगर जरूरत हो कि अगर ये फील हो कि ये किसी ग्रुप जो है वो वायलेंट हो सकता है, उनके पास एक्सप्लोजिव है, तो वहां पर शूट आउट भी किया जा सकता है। और कहने वालों ने, एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि ऑलरेडी हमारे पास सेफ गार्ड्स तो अवेलेबल हैं। सेक्शन 5 ऑफ दिस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट खुली तौर पर कहता है कि आप इमीडिएटली या फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो कोई भी सस्पेक्टेड है उसे ले जाकर लोकल पुलिस में या फिर लोकल सिविलियन अथॉरिटीज के पास भर्ती कर दें। यानी कि इस तरीके के एडिक्वेट सेफ गार्ड्स भी हमने रखे हुए हैं। एंड ऑन द सेम लाइन्स सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी अफ्स्पा के खिलाफ ही आते हैं। सबसे पहला ये एक कॉलोनियल एरा लॉ है। लॉर्ड लिनलिथगो ने इसका इस्तेमाल किया हुआ था इंडिपेंडेंस मूवमेंट को क्रश करने के लिए। हम उसी कॉलोनियल माइंडसेट को अभी भी फॉलो कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ बेटर सॉल्यूशन। अगर एक्सट्रीमिस्ट से मूवमेंट चल रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, इंसर्जेंसी के मूवमेंट चल रहे हैं, हम उनके साथ बैठकर बातचीत भी कर सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। हमने ऑलरेडी नक्सलिज्म जैसा एक कॉन्सेप्ट भी इंडिया में देखा हुआ था, तो वहां पर भी हम इत्मीनान के साथ, डायलॉग के साथ बात कर रहे हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हर चीज में अफ्स्पा को लाना ये सही नहीं होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट है वो ह्यूमन राइट का वायलेशन ही है। जो स्पेशल पावर्स ऑफिसर्स को दिए गए हैं कि एक फ्री हैंड उन्हें दिया जाता है कि जो कुछ भी वहां पर हो तुम पर किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, तो ये एक खुली छूट है ऑपरेशन के लिए। तो दीज आर फ्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड फ्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द अफ्स्पा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चंद अपने व्यूज इस पर दिए हुए थे और चंद अदर कमिटीज ने भी रिकमेंडेशंस दिए हुए थे, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेजर व्यू जो सुप्रीम कोर्ट का हमें देखने को मिला हुआ था, इट वाज इन 1998 अंडर अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत, जहां पर सेक्शन और 4 और 5 को लेकर बहुत ही जबरदस्त से डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में किए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यही अपहेल्ड किया कि जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 4 और 5 खासकर इस अफ्स्पा में, वो आर्बिटरी नहीं है और वो रीजनेबल है, यानी कि दे आर नॉट अनरीजनेबल एंड देयरफॉर दे आर नॉट इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो वहां पर रखे गए हैं एक स्पेसिफिक रीजन के लिए कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरनिटी और यूनिटी को बचाने के लिए। तो हम जो है एज ऑफ नाउ अफ्स्पा को रिपील करना या फिर इस तरीके की कोई सोच नहीं देंगे, लेकिन हाँ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो थे वो इशू किए गए थे कि शूट आउट करने से पहले एक वार्निंग तुम्हें देनी पड़ेगी। इमीडिएटली जैसा ही तुम अरेस्ट करोगे तो कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोकल पुलिस स्टेशन या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास जल्द से जल्द आपको जाना पड़ेगा। इस तरीके के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो थे वो दिए गए थे। लेकिन सिमिलरली जो कि ह्यूमन राइट के वायलेशन ज्यादा चल रहे थे, पोस्ट 1998 भी हमें कई मेजर से शूटआउट्स यहां पर देखने को मिले। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि इरोम शर्मिला जी जो कि एक पोस्टर गर्ल भी बनी हुई थी इस अफ्स्पा के खिलाफ, तो इस तरीके की कई चेंजेस आ रहे थे। और खासकर 2016 और 18 के बीच कई इंपॉर्टेंट से लैंडमार्क वर्डिक्ट्स भी दिए गए थे। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू रखा हुआ था एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी इज कंसर्न कि आर्म्ड फोर्सेस जो है वो एस्केप नहीं कर सकते एनी इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सेसेस कमिटेड इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज इवन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। कि भाई खुली छूट तुम्हें दी जरूर गई है लेकिन उसका गलत फायदा तुम उठा नहीं सकते। अगर तुम पर चार्जेस लगे हैं कि तुमने कुछ गलती कमिट की है, क्योंकि कई बार रेप के चार्जेस भी वहां पर लगाए गए थे, फेक शूट आउट के चार्जेस भी वहां पर लगाए गए थे, तो इन सभी चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सोचकर यही कहा हुआ था। एंड इन द अदर वर्ड्स लीगल प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय अफ्स्पा कैन नॉट बी अब्सोल्यूट, यानी कि ये अब्सोल्यूट या फिर सेक्रोसेंट नहीं है। तुम्हें भी जो है कोर्ट में खींचा जा सकता है अगर तुम पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है और अगर तुमने वो एक्सेस कमिट किए हुए हैं तो। एंड सिमिलरली चंद मेजर कमिटीज और अलग अलग रिकमेंडेशंस भी हमें देखने को मिले। मेजरली 2004 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी साहब के नेतृत्व में एक 5 मेंबर की कमिटी बनाई गई थी नवंबर 2004 में। तो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ये अफ्स्पा के प्रावधान थे उसे रिव्यू करने के लिए रखा गया था। और जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी ने ऑन एंड होल पूरी तरीके से उन्होंने कह दिया था कि अफ्स्पा को यस रिपील करने की जरूरत है।
और अगर रिपील करेंगे तो इस तरीके के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कैसे करेंगे, मिलिटेंसी के मूवमेंट्स को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पास ऑलरेडी यूएपीए जैसा एक पावरफुल एक्ट है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो आप अफ्स्पा के चंद प्रोविजंस लेकर इस यूएपीए एक्ट में लगवा दीजिएगा और इसी यूएपीए एक्ट को आप यहां पर यानी कि डिस्टर्ब्ड एरियाज में आप लगा सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये भी कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, आप प्लीज उन्हें क्लियरली कह दीजिएगा कि इतना ही उनका पावर है, इस तरीके का अग्रेशन ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, यानी कि क्लियरली आप चार्ट आउट करके हमें बता दीजिएगा कि उनके पावर्स क्या होते हैं। और ग्रीवेंस सेल भी आपको चाहिए कि आप रखें हर जिला में जहां कहीं पर भी इस तरीके का डिस्टर्ब रीजन अनाउंस किया गया है और स्पेशल फोर्सेस जहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट मेजर थिंग दैट हैज हैपेंड एज फार एज अफ्स्पा इज कंसर्न्ड। एंड सिमिलरली बाकी के भी रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। सेकंड एआरसी जो कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में जो रखा गया था 2005 में, उन्होंने भी आउटराइटली यही कहा कि अफ्स्पा को रिपील कर दो, लेकिन आज तक वो रिकमेंडेशंस फॉलो नहीं किए गए हैं। और सिमिलरली 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपॉइंट किया हुआ था संतोष हेगड़े साहब की कमेटी को। तो संतोष हेगड़े साहब की कमेटी ने भी 2013 में यही रिपोर्ट दी हुई थी कि अफ्स्पा जो है वो स्वीपिंग पावर्स देता है फॉर द मेन इन यूनिफॉर्म, लेकिन कहीं पर भी ऑन एन इक्वल टू दैट वो सिटीजन्स को इस तरीके के जो प्रोटेक्शंस के प्रावधान है, अगर अफ्स्पा के मिसयूज होता है तो उस तरीके के प्रोटेक्शंस नहीं दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ यहाँ पर एक ही साइड को हद से ज्यादा एम्पावर किया गया है, उसके आगे के ओपोनेंट साइड को इतने प्रोटेक्शंस नहीं दिए गए हैं अगर उस अफ्स्पा का मिसयूज किया जा सकता है। सो दीज वर फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द डिफरेंट कमिटीज। और वे अहेड इसका क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज, जो स्टेटस को का जो एक्ट का है वो नो लॉन्गर इज एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने 552 जो प्रिंसली स्टेट्स है उसे एक झटके में हमने इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया हुआ था बाय नेगोशिएशंस एंड डिस्कशंस। तो क्या हम वो एज ऑफ नो नहीं ला सकते? क्या बिल्कुल ला सकते हैं। अफ्स्पा जो है वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन इस जमाने में 21st सेंचुरी में नहीं है। ह्यूमन राइट के वायलेशंस जितने भी हुए हैं, इंसिडेंट्स, उन सभी को सबसे पहले एड्रेस करने की कोशिश आप कीजिएगा। और अफ्स्पा एज ऑफ नो जो है वो एक सिंबल ऑफ ऑपरेशन बना हुआ है। हर एक आध दिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में, पर जम्मू एंड कश्मीर में जहां कहीं पर भी लगाया गया है वहां पर आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स भी जो है उन्होंने भी कई बार इसे हाईलाइट किया हुआ है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचिएगा। जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी प्रोग्रेसिव स्टेप नॉर्थ ईस्ट रीजन में लिया गया है कि पार्शियली उसे हटा दिया जा रहा है, इसी तरीके से आप लिफ्टिंग ऑफ अफ्स्पा ऑन अ केस बाय केस बेसिस आहिस्ता आहिस्ता से आप जो है पूरे रीजन्स में जहां कहीं पर भी वो लगाया हुआ है उसे हटाने की कोशिश करें। और ये हमेशा याद रखें कि नोबडी इज अबाउट द लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस जो कुछ भी है हमारे, उन सभी को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और अगर अफ्स्पा कहीं पर लगा है, जो कोई भी सीरियस गाइडलाइंस दिए गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो या फिर जस्टिस जीवन रेड्डी साहब के रिकमेंडेशंस हो, उन्हें आप सीरियसली फॉलो करने की कोशिश करें। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी भी एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि पहले आप ले जाकर वहां पर जो लोकल पुलिस है वहां पर उसे भर्ती करवाएं, क्योंकि जो डिस्टर्ब्ड एरियाज का जो टैग लगाया गया है वहां पर इसका मतलब ये नहीं कि आर्म्ड पुलिस जो है, आर्म्ड फोर्सेस जो है वो जाकर ऑपरेस करें, रादर देन वहां पर सिविलियन पुलिस की मदद करने के लिए आपको वहां पर भेजा गया है। तो इन सभी के बारे में सोच समझ रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिस विल बी अ वे अहेड एज फार एज द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इज कंसर्न्ड। तो ये थी चंद बातें आपको अफ्स्पा के बारे में पूरी तरीके से जाननी थी। चंद रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, अफ्स्पा स्टैंड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस सुपीरियर पावर्स एक्ट, या फिर आर्म्ड फोर्सेस सुपीरियर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इनिशियली अफ्स्पा वाज पास्ड टू क्वेल, किस इंडिपेंडेंस मूवमेंट को रोकने के लिए सबसे पहली बार अफ्स्पा को पास किया गया था? 1857 रिवोल्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 1942 किसने पास किया हुआ था? यानी कि इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम फ्रेम में हमारे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबैटन या लॉर्ड डलहौसी? एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड लिनलिथगो। आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 किसने पास करवाया हुआ था? कैलाश नाथ कटजू, गोविंद बल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री, यशवंत राव चौहान? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स गोविंद बल्लभ पंत जी, जो कि उस टाइम फ्रेम में हमारे होम मिनिस्टर भी थे। द आर्म्ड फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर्स एक्ट कब पास किया गया था? खासकर जो खालिस्तानी मूवमेंट हमने देखा हुआ था, 1983, 1985, 1989 या 1990? एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज 1983।
आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट कब हमने पास किया हुआ था? 1986, 1990, 1992 या 1995? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 1990 में हमने फुल फ्लेज जम्मू एंड कश्मीर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पास करवाया हुआ था। Who of the following is empowered to declare any part or full of any state as disturbed area? गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ ए एंड बी? एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले गवर्नर नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज करके एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अनाउंस करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द अब्सपा अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू, जो सबसे कंट्रोवर्शियल दो सेक्शन हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, उसके बारे में सेक्शन 3, डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, इंपोज प्रेसिडेंशियल रूल, डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस, नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस सो दैट दे कैन हेल्प द सिविलियन अथॉरिटीज। जस्टिस जीवन रेड्डी साहब की कमेटी कब अपॉइंट की गई थी जिन्होंने मेजर रिकमेंडेशंस दिए हुए थे अफ्स्पा को लेकर? 2002, 2003, 2004 या 2005? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 2004 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी साहब की कमेटी बिठाई गई थी, 5 मेंबर्स की ये कमेटी थी। एंड फाइनली संतोष हेगड़े कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? सुप्रीम कोर्ट से ही अपॉइंटेड थी ये कमेटी 2010, 11, 12 या 13? द करेक्ट आंसर इज 2013 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया हुआ था। So these were the few review questions जो कि as far as AFSPA is concerned आपको questions में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। सो बिफोर यू लीव, दिस आर ऑल द कोर्सेस व्हिच वी प्रोवाइड, प्लीज जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.